हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 13 चैप्टर बाजार संतुलन समाप्त कर दिया और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार में संतुलन होता है और किस प्रकार से संतुलित कीमत निर्धारित होती है और किस प्रकार से संतुलित मात्रा निर्धारित होती है। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि मांग के बदलने के से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्ति के बदलने से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है और दोनों के बदलने से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आशा है कि आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे और उसी के साथ हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र समाप्त हो चुका, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि हमारी पूरी बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें कि हमारे 13 लेसन है और उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें कि हमारे 12 लेसन है और इस प्रकार पूरी बुक में 25 लेसन है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात समस्त अर्थव्यवस्था का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र होते हैं और इसका भी 14 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं। हमें पढ़ना होगा राष्ट्रीय आय के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? समस्त अर्थव्यवस्था से ही होता है ना। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरू हमारा 14 चैप्टर। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम होती क्या है? तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि राष्ट्र की आय, एक व्यक्ति की आय व्यक्तिगत आय हो गई और संपूर्ण राष्ट्र की आय क्या हो गई? राष्ट्रीय आय हो गई। और राष्ट्रीय आय को पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ना तो ही होगा ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक देश की क्या उपलब्धियां हैं और उस देश की उपलब्धियों को हम दूसरे देश की उपलब्धियों से क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। जब भी आपसे बात की जाए कि कौन सा देश है वो विकसित है, कौन सा देश है जो अविकसित है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर किया जाता है नेशनल इनकम को और ये देखा जाता है कि जिसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है वो क्या होता है? विकसित होता है, और जिसकी राष्ट्रीय आय क्या होती है? कम होती है, वो कैसा होता है? अविकसित देश होता है। तो राष्ट्रीय आय को हम पढ़ना शुरू करें तो क्या होता है राष्ट्रीय आय के बारे में कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, संचार आदि के द्वारा आय का सृजन किया जाता है। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ी थी। तब हमने बात की थी कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। तो ये आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये उत्पादक होती हैं। उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से आय का सृजन किया जाता है। यदि आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे, अपनी मम्मी को देखेंगे, अपने पापा को देखेंगे या फिर अपने रिलेटिव्स में देखेंगे किसी बड़े को, तो वो देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी कार्य में जरूर लगा हुआ होता है। कोई किसान है तो वो खेती करता है, यदि कोई दुकान पे बैठ रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? आय का सृजन कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो हर प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से आय का सृजन किया जाता है। इनकम के सोर्सेज होते हैं और जहां पर जिस देश में आय के ज्यादा स्रोत होते हैं वहां पर क्या होता है? आय अधिक होगी नहीं होगी? यदि आप ये मानो कि आपके घर में यदि कोई काम करने वाला है वो 3 तरीके के काम करेगा तो क्या होगा? ज्यादा कमाएगा। और यदि किसी घर में यदि कोई एक ही तरह के काम में लगा हुआ है तो वो क्या होगा? कम कमाएगा, क्योंकि अधिक आय के स्रोत होंगे तो आय का अर्जन भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसीलिए जिस देश में आय के अधिक स्रोत होते हैं उसकी राष्ट्रीय आय भी क्या होती है? अधिक होती है, जबकि जिन देशों में आय के कम स्रोत होते हैं उनकी राष्ट्रीय आय भी क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रहा है नहीं? आय के स्रोत अधिक मतलब बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हो जाना, और जहां पर लिमिटेड आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे कि हम हमारे अर्थव्यवस्था में मान लें कि यदि पहले के क्षेत्र देखें तो केवल प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए थे, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितनी आय का सृजन होगा। और जैसे जैसे क्षेत्रों का विकास होता चला गया आय के स्रोत बढ़ते गए और राष्ट्रीय आय भी बढ़ती चली गई। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा है कि आय कई स्रोतों से प्राप्त होती है। जिन देशों के लोगों को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है उनकी आय उन देशों के लोगों से अधिक होती है जिनके पास आय के क्या होते हैं? कम स्रोत होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिन देशों में आय के अधिक स्रोत होते हैं, अधिक आय प्राप्त होती है, उनको तो धनी देश कहा जाता है, जैसे कि USA है, जापान है और चाइना है। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनके पास तो आय के बहुत सारे स्रोत है, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने डेवलप कर ली है कि वहाँ से भी ये इनकम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको तो क्या कहते हैं? धनी देश। और जिन देशों के पास आय के कम स्रोत होते हैं, जिनकी आय कम होती है, उन्हें निर्धन देश कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आय के आधार पर ही हम किसी देश को धनी या निर्धन कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कम आय वाले देश को निर्धन और अधिक आय वाले देश को क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। ठीक है, कम आय वाले को निर्धन और अधिक आय वाले को धनी देश कहा जाता है। और एक देश की जो आय होती है,
हमने भी बताया ना कि राष्ट्रीय आय का मतलब ही क्या होता है, एक देश की आय, उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को हम पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि कि हम एक देश की उपलब्धियों के बारे में जान सके और एक देश का दूसरे देश से क्या कर सके, कंपैरिजन कर सकें कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। ठीक है, यहाँ पर यही है कि एक देश की आय को सामान्यतः राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की सहायता से एक देश की आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो बच्चों, हमने जब पहले के चैप्टर्स पढ़े थे, हमने कई बार बात की थी कि ये एक प्रवाह है, ये एक स्टॉक है। ये बातें क्या होती हैं कि स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, तब भी मैंने आपको बोला था कि हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तो अब वो वक्त आ गया जब हमें जानना होगा कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पूर्ति पढ़ी थी, तो पूर्ति में भी हमने जाना था कि स्टॉक और पूर्ति में क्या होता है, अंतर होता है। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और फिर हम जब राष्ट्रीय आय की जहाँ पर भी बात करते हैं वहाँ पर हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक प्रवाह होती है। तो प्रवाह अर्थात फ्लो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक और फ्लो दोनों क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के प्रवाह को दर्शाता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आगे तक भी काम में आएगा और आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ये स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। जैसे कि अब मेरे सामने एक उदाहरण है कि एक नदी है, उस नदी में पानी है, वो नदी में पानी ऐसे के ऐसे है। तालाब की बात ले लो, यदि उसमें पानी में कोई अंतर नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया, उस तालाब का पानी का स्टॉक हो गया। ठीक है, अब बारिश आती है और पानी आसपास के नालों में से, नदियों में से बह के उस तालाब में आता है, तो वो क्या हो गया, प्रवाह। समझ में आया कि एक निर्दिष्ट समय बिंदु पर यदि किसी आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो वो हो गया स्टॉक, और समय अवधि में उसमें क्या परिवर्तन होता रहता है वो कहलाता है प्रवाह। समझ में आ गया? यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। आर्थिक चरों को समय तत्व के आधार पर स्टॉक और प्रवाह वर्ग में रखा गया है। ये समय तत्व के आधार पर वर्गीकरण है, स्टॉक और फ्लो। ठीक है, समय तत्व मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर तो स्टॉक हो गया, और एक निश्चित समय अवधि में यदि आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो वो प्रवाह कहलाता है। समय बिंदु का मतलब समझ गए ना कि एक जैसे कि हमने 15 अगस्त, 30 अगस्त, 30 जून, 14 जून, कोई भी हमने दिनांक दे दी, कोई समय दे दिया, उसमें क्या अवस्था थी उस आर्थिक चर की, तो वो हो गया स्टॉक। ठीक है, कोई एक समय दे दिया, जबकि उस समय अवधि में जैसे कि 3 महीने में, 4 महीने में, 3 दिन में, 2 दिन में, 3 सालों में, तो कोई भी दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, उस समय अवधि में उस आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो वो प्रवाह होती है। जैसे अब राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का हम अध्ययन करते हैं 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए करते हैं। हम अधिकतर लेते हैं इसमें जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है या हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होती है, हमारी इनकम होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है उसे ही हम राष्ट्रीय आय मानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो सेशन है उसके अंदर हमें कितनी आय हुई। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह हो गया, मतलब एक समय अवधि हो गई ना 1 वर्ष की। और यदि हम ये बोले कि आज जो 30 तारीख है, 30 जून है, तो 30 जून को हमारी इनकम कितनी है, तो राष्ट्रीय आय में ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति की आय यदि हम एक समय पर देखें, एक समय बिंदु पर देखें, तो वो क्या और होनी चाहिए, स्टॉक होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति की आय एक समय बिंदु के लिए नहीं होती, एक समय अवधि के लिए होती है, इसीलिए इसे प्रवाह कहा जाता है। समझ में आ गया कि जैसे मैंने अभी आपको तालाब का उदाहरण दिया कि एक तालाब में एक निश्चित समय बिंदु पर इतने टाइम पे या इतने समय पे, या फिर हम कह सकते हैं इतनी तारीख को इतना पानी है, अब उसके अंदर बारिश की वजह से पानी का और प्रवाह होता है, फ्लो होता है, तो पानी उसमें बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें किस में आ गई, प्रवाह में, क्योंकि वो समय अवधि के अंदर उसके जो स्टॉक है उसमें अंतर आएगा नहीं आएगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवाह। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई है, आपको केवल ये अच्छे से ध्यान रखना है कि निश्चित समय बिंदु पर यदि किसी का आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है तो वो स्टॉक, और यदि निश्चित समय अवधि में क्या किया जाता है, आर्थिक चरों का अध्ययन, तो वो कहलाता है प्रवाह। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक प्रवाह होती है। ठीक है, जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, ये याद रखना है आपको, समय बिंदु पर, तो उसे स्टॉक कहते हैं। और जब किसी चर का अध्ययन एक समय अवधि में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह। तो बच्चों जो स्टॉक है उसके 2 नाम और है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टॉक को भंडार भी कहते हैं और स्कंद भी
कहते हैं? तो आपसे पूछ सकते हैं भंडार किसे कहते हैं, तो वही स्टॉक आएगा। यदि आपसे पूछते हैं स्कंध किसे कहते हैं, तो वही स्टॉक आएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। स्टॉक, भंडार या स्कंध किसे कहते हैं? एक निश्चित समय बिंदु पर आर्थिक चरों का अध्ययन करना। और प्रवाह किसे कहते हैं? प्रवाह या फ्लो किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि में किसी भी आर्थिक चर का अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आपके सामने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे कि आप समझ पाएंगे कि स्टॉक किसे कहेंगे और फ्लो किसे कहेंगे। तो बच्चों, माना किसी वर्ष 1 जुलाई में बांध में 20 फीट पानी का स्तर है। देखो यहाँ पर आपके सामने टाइम दे रखा है 1 जुलाई। 1 जुलाई डेट आ गई, समय बिंदु आ गया निश्चित, और उसमें बांध में 20 फीट पानी का स्तर है। तो 1 जुलाई पे 20 फीट पानी का स्तर है, तो यहाँ पर क्या आ गया? आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक कर गया, नहीं कर गया? यहाँ पर क्या हो गया? स्टॉक हो गया, क्योंकि एक निश्चित समय बिंदु पर इतना पानी है। जैसे मैंने अभी आपको तालाब का उदाहरण दिया था, तो क्या हो गया? यहाँ पर स्टॉक हो गया। अब बरसात के कारण 3 महीने में यहाँ जो पानी का स्तर है वो बढ़कर कितना हो गया? 40 फीट। तो क्या हुआ? 3 महीने में वहाँ पानी आता रहा, उसमें किस बांध में, तो इसकी वजह से क्या हो गया? 40 फीट। तो 20 फीट बढ़ गया। पहले कितना था? 20 फीट, और 20 से अब कितना हो गया? 40। तो कितना बढ़ गया? 20 फीट बढ़ गया ना। तो ये 20 फीट जो बढ़ा है वो क्या हो गया? प्रवाह हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि 3 महीने की अवधि में 20 फीट आता चला गया। ठीक है। पूरे वर्ष भर में पीने, खेती व उद्योग धंधों में पानी की खपत के कारण अगले वर्ष 30 जून को ये कितना हो गया? 25 फीट। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि 30 जून क्या हो गया? एक डेट दे दी, एक समय बिंदु दे दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 25 फीट। मतलब 20 से 40 हो गया था। फिर 40 फीट के बाद अब खर्चा भी तो होता है, पानी का भी खेतों में देना है, पीने के लिए है, सिंचाई के लिए है, जो दे रखे हैं यहाँ पर उद्योग धंधों के लिए है, तो खर्चा हो गया। 40 में से कितना चला गया? 15 फीट का क्या हो गया? खर्चा हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया? 25 फीट। और 25 फीट भी उसने कौन सी बता रखा है? एक पर्टिकुलर डेट 30 जून को बता रखा है। समझ में आ रहा है? तो 30 जून को कितना है? 25 फीट। तो 30 जून को 25 फीट है, तो ये भी क्या हो गया? स्टॉक हो गया। समझ में आ गया। और ये जो 40 से जो 15 फीट है, जो इसकी खपत हुई है, कितने अवधि में? पूरे वर्ष भर में, पूरे साल भर में कितनी हुई है? 15 फीट की जो खपत हुई है, तो ये 15 फीट क्या हो गया? प्रवाह हो गया, क्योंकि पूरे साल भर की अवधि हुई है ना, एक पूरे वर्ष में हुई है, तो एक वर्ष में कितनी? 15 फीट की खपत हुई है, वो 15 फीट क्या हो गया? प्रवाह हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पर 20 फीट क्या हो गया? स्टॉक हो गया। और 20 से जब 40 अर्थात 20 फीट, वो भी क्या हो गया? प्रवाह हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और इसके बाद जो 40 में से जो 15 फीट की जो खपत हुई है पूरे साल भर में, वो भी क्या हो गई? प्रवाह हो गई। और जब बचा कितना? 25 फीट 30 जून को, कौन सी डेट को? 30 जून को, तो ये क्या हो गया? हमारा स्टॉक। तो इस प्रकार से हम स्टॉक और फ्लो को देखते हैं कि पानी यदि एक समय बिंदु पर दिखा रखा है तो स्टॉक, और यदि किसी अवधि में उसमें कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रवाह। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण बहुत अच्छा है इसका। अब यहाँ पर यही सारी बातें हैं कि 1 जुलाई को पानी का स्तर क्या है? 20 फीट। यहाँ पर 3 बातें शो हो रही हैं। 3 माह में पानी की आवक कितनी हुई? 20 फीट। और जावक कितनी हुई? 15 फीट। हमने ये देखा ना कि आ तो कितना गया? 20, और जो खर्चों में कितना चला गया? 15 फीट। और 30 जून को कितना हो गया? 25 फीट। तो ये जो है, ये दोनों तो हो गए स्टॉक। ठीक है, क्योंकि समय की 1 जुलाई और 30 जून, ये इसकी समय का बिंदु दिया हुआ है। और ये 3 माह वाला जो सिस्टम है, इसे हम कहेंगे प्रवाह, क्योंकि ये एक समय अवधि है, तो इसे हम कहेंगे प्रवाह। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय को भी हम क्या कहते हैं? प्रवाह ही कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी गणना की जाती है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितनी आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, कोई एक निश्चित समय बिंदु नहीं है, निश्चित समय अवधि है, तो इसीलिए इसको प्रवाह वर्ग में रखा जाता है कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो कि 1 वर्ष की अवधि, भारत में वो अवधि क्या है? मैंने बताया ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च के 2 समय बिंदुओं के बीच की अवधि है, इससे संबंध रखता है। यही यहाँ पर लिखा है, प्रवाह है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की में कितनी आय हो रही है, उसको ये बताती है राष्ट्रीय आय। इसलिए राष्ट्रीय आय क्या हो गई? प्रवाह हो गई। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये जो एक निश्चित दे रखा है, ठीक है, ये बात, ये तो हो गई पूंजी का स्टॉक। भाई एक पूंजी है, एक बैंक में खाता है, तो उसमें हम ये मान लो कि उसमें इतने पैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूंजी का स्टॉक, जितना कि एक निश्चित समय बिंदु पर गणना की जा रही है। अब इसमें जो नया निवेश आता रहता है,
हम बैंक की बात में लो, आप किसी भी एक कंपनी की बात ले लो कि उसके पास इतना सब स्टॉक है, इतना माल है। अब उसमें नया निवेश करने से माल में क्या होती रहती है, वृद्धि होती है। तो नए निवेश का क्या होता है, नया निवेश तो क्या हो गया, प्रवाह हो गया। और जो कुल पूंजी हो गई वो क्या हो गई, स्टॉक। जैसे हमने मान लिया कंपनी है, उसके पास बहुत सारी मशीनरी है, तो मशीनरी उसकी क्या हो गई, स्टॉक। अब उसमें क्या हो गया, नया निवेश और कर दिया भाई, कंपनी ने और पैसा लगाया, तो वो नया निवेश जो हो रहा है समय अवधि में वो हो गया प्रवाह। ठीक है, समझ में आ गया। तो नया निवेश प्रवाह हो गया। और जो कुल पूंजी या संपत्ति उसके पास अभी किसी दिनांक में या समय बिंदु पर है तो वो हो गई स्टॉक। अब उसमें से भी क्या होता है, स्टॉक में से भी जो स्टॉक है वो हमेशा रहता तो नहीं है ना, उसका भी क्या होता है, गिसावट होती है, उसकी भी हानि होती है, उसका भी मूल्यह्रास होता है। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है कि पूंजी का क्या होता है, मूल्यह्रास, क्योंकि मशीनरी है, औजार है, तकनीकी है, पुराने होते हैं, घिसते हैं, उनकी हानियाँ होती हैं, तो वो उसमें से क्या होती है, रिसाव होता रहता है। समझ में आ गया। यदि इसी तरीके से यदि कंपनी के पास कोई, जैसे कि आप एक विद्यालय का उदाहरण ले लो, एक विद्यालय है तो एक विद्यालय में क्या है, सारी सामग्री है, ब्लैक बोर्ड्स भी हैं, फर्नीचर्स भी हैं, सब कुछ है। तो वो एक निश्चित समय बिंदु पर माना वहाँ पर 2000 सेट किसके हैं, फर्नीचर के, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है। अब 2000 में से हर वर्ष, मतलब मान लो एक वर्ष में वो हजार सेट और बनवाते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से 1000 सेट और बनते रहते हैं, तो वो नया निवेश हो गया। तो नया निवेश क्या हो गया, वो प्रवाह। अब जो 2000 सेट स्टॉक है उसमें से भी कुछ सेट टूटते भी हैं, खराब भी होते हैं, बैठने लायक भी नहीं होते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये स्टॉक और फिर नया निवेश और इस पूंजी का स्टॉक है उसमें से भी क्या रहता है, मूल्यह्रास होता रहता है। और मूल्यह्रास के बारे में हम इसमें जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे तो हम अच्छे से जानेंगे राष्ट्रीय आय में कि मूल्यह्रास का क्या रोल रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ पर सभी को। अब आगे देखते हैं। तो आगे है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर संपत्तियों का स्तर स्टॉक हो गया या भंडार हो गया, ये स्कंद। तो आगे ना तीनों नाम, स्टॉक भी, भंडार भी, स्कंद भी, समय के एक निर्दिष्ट बिंदु पर। राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है और यह प्रवाह उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से देश के लोगों के बीच चक्राकार घूमता रहता है, जिसे कि हम, जैसे कि शरीर में रक्त का संचार। हमने अभी बात की कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है। अब ये प्रवाह भी क्या होता है, घूमता रहता है। अब आप कहेंगे ये कैसे घूमता रहता है, जैसे हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में आप जानते हो कि रक्त कोई एक जगह स्टेबल नहीं रहता, पूरी बॉडी में क्या रहता है, घूमता रहता है। कभी वो हृदय में रहता है, कभी वो ऊतकों में रहता है, कभी वो कौन से पार्ट्स में, मतलब क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। यही होता है ना, आपने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी, यदि आपने 10th में बायोलॉजी वगैरह देखी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि शरीर में रक्त का क्या होता है, संचार। तो उसी प्रकार से आय का हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे अर्थव्यवस्था के लोगों में क्या रहता है, चक्राकार प्रवाह रहता है। मतलब पैसा या मुद्रा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रुकती है, बल्कि क्या होता है, उसका प्रवाह होता है। हाँ, मुद्रा का नहीं, वस्तुओं और सेवाओं का भी क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है, जिसे कि हम आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। और आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से आय हमारे देश में विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न लोगों के बीच में या विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से घूमती रहती है। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ की, कुछ चीज़ खरीदी, तो मैंने क्या किया, उसको जो जिससे मैंने परचेज़ की है, जो उसका विक्रेता है, उसको मैंने वो मुद्रा दे दी। और वो मुद्रा किसी और को देगा जहाँ से वो परचेज़ कर रहा है, या फिर वो खुद के लिए कोई सामान खरीदेगा तो उसको मुद्रा देगा। तो इस प्रकार से मुद्रा टिकती नहीं है ना, मुद्रा क्या होती रहती है, प्रवाह होती रहती है ना। तो राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह होता है वो भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहता है, जिसके बारे में हम सेकेंड वीडियो में, जो इसका पार्ट सेकेंड है, राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको स्टॉक और फ्लो समझ में आ गया अच्छे से। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से याद रखना है कि स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। तो हमने जाना ना कि एक निर्दिष्ट समय बिंदु पर यदि आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं तो इसे स्टॉक कहते हैं, जबकि निश्चित समयावधि में यदि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है तो इसे प्रवाह कहते हैं। और राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।